नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने पुलिस और प्रशासन कटिबद्ध। गुंडे, बदमाश और चुनाव प्रभावित करने वालों पर सख्ती के निर्देश। जिले की सीमाओं पर नाकाबंदी कर आवाजाही करने वाले वाहनों की शुरू की गई जांच। बेलबाग पुलिस ने पकड़ी गांजे की बड़ी खेप। गांजा सप्लायर से 4 लाख रुपए कीमत का 37 किलोग्राम गांजा बरामद हुई। मोहल्ले में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दी दबिश। गांजा तस्कर को रिमांड पर लेकर की जा रही पूछताछ। और रंगों के महापर्व होली की तैयारियां हुई तेज। होलिका दहन को लेकर मूर्तिकार कर रहे होलिका प्रतिमाओं का निर्माण। होलिका प्रतिमाओं के निर्माण पर भी दिख रहा महंगाई का असर। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने तक राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रत्येक मंगलवार को शासकीय कार्यालयों में होने वाली जन सुनवाई को स्थगित कर दिया है। इस आदेश के बाद इस मंगलवार को शासकीय कार्यालयों में जन सुनवाई नहीं हुई। हालांकि एसपी कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचे शिकायतकर्ताओं की शिकायतें पुलिस अधिकारियों ने दर्ज की। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के चलते राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी शासकीय कार्यालयों में मंगलवार को होने वाली साप्ताहिक जन सुनवाई को स्थगित कर दिया है। इस मंगलवार को भी एसपी पुलिस कार्यालय सहित सभी शासकीय कार्यालयों में साप्ताहिक जन सुनवाई नहीं हुई। हालांकि मंगलवार होने के चलते एसपी कार्यालय में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। ऐसे में पुलिस अधिकारियों ने जनता की शिकायतों को दर्ज किया और उन्हें शिकायतों के निराकरण का आश्वासन दिया। मेरे बेटे की हत्या 22 जनवरी को 2024 को हुई थी प्रेम सागर पुलिस चौकी के पास। उसमें हनुमान ताल पुलिस द्वारा लापरवाही से जांच की जा रही, निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही है। उसके संबंध में मैं आया हूं। 4 आरोपी हैं उसमें से, तो 2 ही आरोपी को अभियुक्त बनाया गया है। अब बाकी 2 आरोपियों से कोई कुछ नहीं किया गया उनके खिलाफ। क्या चाह रहे हो? हम चाह रहे हैं कि निष्पक्ष जाँच हो मामले की और जितने भी आरोपी हैं सबको आरोपी बनाया जाए। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लागू होने से पुलिस मुख्यालय का निर्देश प्राप्त हुआ है, शासन का भी निर्देश है कि आचार संहिता के दौरान जन सुनवाई नहीं होती है। किंतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कोई आवेदक जो रूटीन में उसकी शिकायत है, उसकी कोई गुजारिश है, तो वो आकर दे सकता है और हम लोग उनको सुनते भी हैं। लेकिन जन सुनवाई जो है वो आचार संहिता के दौरान नहीं होगी। एसपी कार्यालय के साथ ही कलेक्ट्रेट कार्यालय और नगर निगम सहित सभी प्रमुख कार्यालयों में साप्ताहिक जन सुनवाई स्थगित रही। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। गुंडों, बदमाशों और चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं जिले की सभी सीमाओं पर नाकाबंदी कर आवाजाही करने वाले लोगों और वाहनों की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मतदान को देखते हुए जिले में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। मतदाता निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान कर सके, इसके लिए पुलिस और प्रशासन कटिबद्ध है। चुनाव के मद्देनजर गुंडों, बदमाशों और मतदान को प्रभावित करने वाले तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। साथ ही जिले की सभी सीमाओं पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों को तैनात कर दिया गया है और आवाजाही करने वाले वाहनों और लोगों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। एडिशनल एसपी ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा का कहना है कि पुलिस विभाग और प्रशासन जिले में शांतिपूर्ण चुनाव कराने कटिबद्ध है। लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी हो गई है। कल राजस्व और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई है। 25 फ्लाइंग स्क्वाड टीम जो हैं वो विभिन्न पूरे जबलपुर के विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। जो हमारी स्टैटिक सर्विलेंस टीम है वो करीब 26 रहेगी। वो जिस दिन नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी उस दिन से वो उसका जो वो लगना शुरू होगा और उसमें राजस्व के, पुलिस के अधिकारी सम्मिलित रहेंगे। हमने 15 नाके बनाए हैं जो विभिन्न थानों के बॉर्डरिंग एरिया पे वो रहेगा। और एक बड़ी कार्रवाई परसों हुई थी जिसमें 30 लाख रुपए पकड़ा भी किया है और जिसकी विवेचना और जांच की जा रही है। और चुनाव के लिए पर्याप्त जो चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व हैं उनके खिलाफ कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने हेतु भी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 25 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें, 26 एसएसटी टीमें गठित की गई हैं। इसके अलावा जिले की सीमाओं पर 15 नाके भी बनाए गए हैं।
रेलवे द्वारा महिला प्रीमियर लीग का आयोजन रेलवे मैदान और रानीताल स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग स्टेट से आई 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में 15 से ज्यादा रणजी ट्रॉफी प्लेयर हिस्सा ले रही हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए इन दिनों रेलवे मैदान और रानीताल स्टेडियम आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जहां रेलवे द्वारा महिला क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रत्येक टीम को 3-3 मैच खेलने का अवसर मिल रहा है। खास बात यह है कि इस महिला प्रीमियम लीग में 15 रणजी ट्रॉफी प्लेयर और 18 स्टेट लेवल की महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। ये महिला क्रिकेट जो टूर्नामेंट है, इसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें जबलपुर संभाग से 4 टीम्स हैं और बाकी इंडिया के 4 टीम और हैं डिफरेंट स्टेट से। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ पुरुष क्रिकेट इतनी ऊंचाइयों पर है, लेकिन उसी के साथ आज हमारी लड़कियां भी सेम लेवल पे खेल रही हैं। और आप अगर देखें इनके खेल में कहीं से आपको कोई कमी नज़र नहीं आएगी। ये एक नया प्लेटफॉर्म है और मैं सभी को बधाइयाँ देता हूँ। संस्कार धानी में जो महिला प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है कलर ड्रेस और वाइट बॉल पर, इसमें 8 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें जिला व जबलपुर की 4 टीमें हैं और जिसमें 5वीं टीम महाराष्ट्र की है, 6वीं टीम हमारे गुजरात की है और फिर उसके बाद एक महाकौशल की टीम बनी हुई है और एक है अपनी शहडोल संभाग। जिस प्रकार से हम लोग को इस T20 से सभी को लीग मैच का आयोजन किया गया, सबको 3-3 मैच खेलने को मिला है और जो टेबल में श्रेष्ठ टेबल में रही हैं उन टीमों का कल 20 मार्च को फाइनल मैच का आयोजन रखा गया है। आयोजकों के मुताबिक 20 मार्च को फाइनल मैच खेला जाएगा। रंगों का महापर्व होली नजदीक है। ऐसे में होलिका प्रतिमाओं को मूर्तिकार अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मूर्तियों की मांग के अनुरूप छोटी और बड़ी होलिका प्रतिमाओं का निर्माण हो रहा है, लेकिन होलिका प्रतिमाओं पर भी महंगाई का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। रंगों का महापर्व होली नजदीक है। होलिका दहन को लेकर शहर की शीतलामाई, गोरखपुर, गढ़ा और अन्य क्षेत्रों में मूर्तिकार होलिका प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं। मूर्तिकारों द्वारा मांग और ऑर्डर के हिसाब से होलिका प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। शहर के शीतलामाई इलाके में 20 से ज्यादा मूर्तिकार हैं जो प्रतिमाएं बनाते हैं और लगातार बढ़ती महंगाई से होलिका प्रतिमाएं भी अछूती नहीं हैं। मूर्तिकारों का कहना है कि प्रतिमाओं से लागत निकलना भी मुश्किल पड़ने लगा है, फिर भी प्रतिमाओं के निर्माण से उन्हें थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है। भैया जी, अब मेरे को अपन 2 महीना हो गया है और मटेरियल अपना महंगा बहुत है, यानी बच जाता है, ये है थोड़ा बहुत खर्चे पानी को अपना निकल जाता है। होली का त्यौहार कितनी मूर्ति बना चुके? तब भी 30 मूर्ति बन चुकी है। कितने ऑर्डर आ चुके हैं? तो तब भी 10-12 ऑर्डर हो रहे होंगे। बस दिक्कत में इसमें क्या, जैसे अब सामने जो दुकानें लगती हैं हाँ। तो इसमें अपन को बहुत वो होता है कि अपना घाटा भी होता बहुत सा। बस वो जो अपन को जितना चाहिए रहता है उतना मिल नहीं पाता है। मूर्तिकारों का कहना है कि होली का त्यौहार नजदीक है, ऐसे में प्रतिमाओं की डिमांड बढ़ने लगी है। त्योहारों के 1-2 दिन पहले से बाजार में रौनक दिखने लगेगी। जिले में चना, मसूर और सरसों के उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष दलहनी फसलों के उपार्जन के लिए पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या कम है। हालांकि अब तक दलहनी फसलों की खरीदी नीति नहीं आई है। जिले में दलहनी फसलों चना, मसूर और सरसों के उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन की तिथि समाप्त हो गई है। इस वर्ष 5800 किसानों ने चना, 988 किसानों ने मसूर और 340 किसानों ने सरसों के उपार्जन के लिए पंजीकरण कराया है। कृषि अधिकारियों की माने तो पिछले वर्षों के मुकाबले किसानों के पंजीयन की संख्या कम है। हालांकि जिले में 29,500 हेक्टेयर में चना, 7,000 हेक्टेयर में मसूर और 7,500 हेक्टेयर में सरसों की बुआई की गई है, जिससे उत्पादन अच्छा होने की उम्मीद है। कृषि विभाग ने दलहनी फसलों के उपार्जन के लिए केंद्रों का निर्माण करने का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। सबसे ज्यादा मझौली के किसानों ने दलहनी फसलों के उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है। हमारे कृषि विभाग से चना, मसूर, सरसों
3 फसलें हैं जो दलहनी, उन फसलों की खरीदी होती है। तो हमारे जो पंजीयन की डेट थी, पंजीयन समाप्त हो चुका है। चने का हमारे 5,800 किसानों ने पंजीयन कराया है। इसी तरह 988 किसान ने मसूर का और 340 किसान ने सरसों का पंजीयन कराया है। अभी खरीदी नीति तो नहीं आई है इसकी दलहन की। गेहूं की खरीदी नीति आ चुकी है और संभवतः 26 तारीख के बाद ही इसका दलहन और सरसों का खरीदी प्रारंभ होगी। दलहनी फसलों की खरीदी के लिए शासन की नीति अभी नहीं आई है, लेकिन कृषि विभाग का मानना है कि 26 मार्च के बाद खरीदी कार्य आरंभ होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पुलिस और प्रशासन ने लाइसेंसी शस्त्रों को जमा कराने की कार्यवाही शुरू कर दी है। जिले में कुल लाइसेंसी शस्त्रों की संख्या 6,798 है, जिसमें से 1,374 शस्त्र जमा किए जा चुके हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले के सभी लाइसेंसधारी शस्त्रों को निलंबित कर शस्त्र संबंधित थानों और वैध शस्त्र डीलर के पास जमा कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में 6,779 लाइसेंसी शस्त्र हैं, जिनमें से 1,374 लाइसेंसी शस्त्र जमा करा दिए गए हैं। शेष शस्त्रों को जमा कराने की प्रक्रिया जारी है। एडिशनल एसपी ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि सभी लाइसेंस शस्त्रधारियों को सूचना दे दी गई है कि 1 सप्ताह के भीतर शस्त्रों को जमा करा दें, अन्यथा नियमों और निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर लाइसेंसी शस्त्रधारियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाएगी। हाँ, जिला जबलपुर में कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 6,798 शस्त्र विभिन्न लाइसेंस धारियों के पास है, जिसमें हमने अभी 1,374 शस्त्र लाइसेंस जमा करा लिए हैं और प्रतिदिन सभी थाना प्रभारी संबंधित शस्त्र लाइसेंस धारियों के पास जाकर ये शस्त्र जमा करा रहे हैं। साथ ही कलेक्टर ने आदेश भी दिया है कि सभी का शस्त्र लाइसेंस निलंबित किया जा चुका है, या तो वो थाने में जमा कराएं या संबंधित जो वैध डीलर हैं उनके पास जमा करा के उसकी पावती थाने में ला कर दें। जो भी व्यक्ति 7 दिनों के भीतर इस तरह की अपने शस्त्र को जमा नहीं कराएगा, उसके खिलाफ आर्म्स अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बेलबाग थाना पुलिस ने छुई मोहल्ला में दबिश देकर गांजे की बड़ी खेप पकड़ी है। इस मामले में गांजे के एक सप्लायर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारा था और करीब 4 लाख रुपए कीमत का 37 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। बेलबाग थाना पुलिस ने बीती रात छुई मोहल्ला में दबिश देकर गांजे के एक सप्लायर अनुज उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्यवाही करते हुए अनुज के कब्जे से उसके घर के पास छिपाकर रखा गया करीब 37 किलोग्राम गांजा बरामद किया। बेलबाग थाना प्रभारी ने बताया कि बरामद किए गए गांजे की कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। पुलिस ने अनुज के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर उससे पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस के मुताबिक अनुज के उड़ीसा आने जाने की जानकारी पुलिस को मिली है, जिसकी तस्दीक की जा रही है। 18-19 की दरमियानी रात में मुखबिर से सूचना के आधार पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है अनुज और गोलू, इससे लगभग 37 किलोग्राम गांजा हमने बरामद किया गया है। इसके अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई है। इसे पुलिस रिमांड में लेकर अभी और पूछताछ कर रहे हैं। इसका सोर्स कहाँ से आ रहा था, कहाँ से जा रहा था, इस संबंध में और जांच कर रहे हैं। कितनी लगभग कीमत होगी और कब से ये काम कर रहा है? इसकी कीमत लगभग 4 लाख के आसपास है इतने गांजे की, और इसका पूर्व का रिकॉर्ड भी हम चेक करवा रहे हैं। बाकी संदिग्ध स्थान से मिला है, तो इतनी भारी मात्रा में कहाँ से लाया था, क्या लाया था, इस संबंध में पूरा अभी विवेचना की जा रही है। कहाँ से पकड़ा सर, किस तरह से मतलब है आपको? ये छुई मोहल्ला है, छुई मोहल्ला जो थाना बेलबाग क्षेत्र अंतर्गत है, वहाँ का निवासरत है। उसके घर के पास से एक संदिग्ध स्थान पर रखा हुआ था, वहाँ से हमने इसको बरामद किया। पुलिस अनुज के आपराधिक रिकॉर्ड का भी पता लगा रही है। साथ ही अनुज से पूछताछ कर गांजे की तस्करी के स्रोत और अन्य तस्करों की जानकारी जुटाई जा रही है। माड़ोताल थाना क्षेत्र में बीती रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले में प्रकरण दर्ज किया है। माड़ोताल थाना क्षेत्र खजरी खीरिया और कटंगी बाईपास के बीच बेलगाम भागते ट्रक ने बाइक सवार सुंदरलाल बर्मन को टक्कर मार दी।
इस घटना में सुंदरलाल बर्मन गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें एक निजी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही माणोताल थाना पुलिस और मृतक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। बताया जाता है कि मृतक सुंदरलाल बर्मन एक प्राइवेट कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे और आकाश विहार कॉलोनी के रहने वाले थे। थाना माणोताल अंतर्गत आकाश विहार कॉलोनी में रहने वाले सुंदरलाल बर्मन, जो एक प्राइवेट कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे, आज अपने काम के संबंध में खजरीखरिया बाईपास से कटंगी बाईपास की ओर आ रहे थे। उसी दौरान एक स्थान पर जो रामकृष्ण नेत्रालय के पास में एक ट्रक था, जिसका नंबर MP20GA 3614 है। उसके द्वारा तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी गई, जिससे सुंदरलाल बर्मन उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस पर से सूचना मिलने पर थाना माणोताल में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना कारित करने वाले ट्रक को जब्त करते हुए ट्रक चालक को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। जबलपुर रेल मंडल के देवरी स्टेशन के समीप सोमवार की शाम ट्रैक मशीन के साथ लगे कोच का पहिया पटरी से उतर गया। इस घटना से हड़कंप मच गया। इस बीच 3 सायरन बजाए गए और तत्काल ही राहत ट्रेन को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। राहत ट्रेन से घटनास्थल पर पहुंचे अमले ने ट्रैक को क्लियर करने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया, जो कि देर रात तक जारी रहा। जबलपुर रेल मंडल के देवरी स्टेशन के पास सोमवार की देर शाम ट्रैक मशीन के साथ लगे कोच का पहिया पटरी से उतर गया। इस हादसे के वक्त ट्रैक से महाकौशल एक्सप्रेस गुजर रही थी, लेकिन हादसे की जानकारी मिलते ही महाकौशल एक्सप्रेस को रोक दिया गया। घटना के बाद 3 सायरन बजाए गए और तत्काल राहत ट्रेन को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। राहत ट्रेन के पहुंचते ही रेल कर्मचारियों ने ट्रैक को क्लियर करने का काम शुरू किया, जो देर रात तक जारी रहा। इस दौरान ट्रेनों का परिचालन भी कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। रेल प्रबंधन ने हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं। पनागर देवरी में कल एक ट्रेन, मतलब ट्रेन नहीं, ट्रैक मशीन जो कार्य कर रही थी, वो वापस लौटते समय डाउन लूप लाइन्स में डिरेल हो गई थी। तो डाउन लूप लाइन में डिरेल हुई थी, लेकिन ये इसको जल्दी ही मतलब रीरेल कर लिया गया था, इससे यातायात प्रभावित नहीं हुआ था। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।